नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत कर रहे हैं हेडलाइन के साथ। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की अच्छी शुरुआत, निफ्टी करीब 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ 24,950 के पास। हालांकि बैंक निफ्टी नहीं दे पा रहा है साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रौनक। निफ्टी आईटी में शानदार तेज़ी, 4% चढ़ा इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से टीसीएस करीब 3% भागा। वहीं सुमितो को हिस्सा खरीद की मंजूरी से यस बैंक में करीब 3% ऊपर। साथ ही हीरो मोटो की चाल रही स्ट्रॉन्ग। उधर स्पॉटलाइट शेयर पेटीएम भी आज मजबूत कायम। अच्छे ग्लोबल संकेतों से आईटी में तूफानी तेजी, इंडेक्स करीब 2.5% मजबूत। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर मेटल, डिफेंस और रियल्टी में खरीदारी। जिंदल स्टेनलेस 4% चढ़कर बना एफएनओ का टॉप गेनर, लेकिन चुनिंदा ऑटो और एफएमसीजी पर दबाव। 70,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मंजूरी से मझगांव डॉक में रौनक कायम। शेयर करीब 2% ज्यादा ऊपर। नौसेना के लिए 76 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की तैयारी से एचएएल में भी मजबूती कायम। आज के बिग स्टॉक्स में मझगांव पर हुआ था सटीक एनालिसिस। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ आशीष बहेती जी और मानस जी पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर अमित सेठ जी और सोमिल मेहता जी जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ेंगे। उनसे बातचीत होगी मार्केट आउटलुक पर। टेक्निकल पर बात करने के लिए जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा होंगे। और उसके अलावा जेएसएल में क्यों तेज़ी है ये भी जानेंगे हमारे सहयोगी आशीष से। लेकिन पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर रखते हैं। और मार्केट में इस समय मोमेंटम जो था थोड़ा सा वापस फिजल आउट हो रहा है। देखिए, ये दिक्कत आ रही है बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी में कोई भी रैली नहीं टिक पा रही है। आज भी एक रैली हुई लेकिन अब वो फेल हुई और अब बैंक निफ्टी वापस डे लो के करीब बढ़ता हुआ। आईटी मार्केट का बखूबी साथ दे रहा है, तो आईटी में इस समय आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। ये क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट इस समय। इसके अलावा अगर आप देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मूव्स हैं। एम्फेसिस, साइंट, ओएफएसएस, विप्रो, कोफोर्ज, बेसिकली जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं, टीसीएस, केपीआईटी टेक, एलटीआई, माइंट्री, यहाँ अच्छे मोमेंटम। जिंदल स्टेनलेस, मझगांव डॉक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छा मोमेंटम है इस समय। लूज़र्स अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा ड्रैग मार्केट को अगर कहीं से आ रहा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक की वजह से। आईसीआईसीआई बैंक में फिर थोड़ा सा आज सेलिंग प्रेशर, डे लो पर आया आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा एंजल वन और बीएससी, इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट। और सुज़लोन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पर भी आज थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। इंटरग्लोब और मैक्स दोनों में सेल ऑन रैली प्ले आउट हो रहा है एज एक्सपेक्टेड। इनमें रैली थी क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी में आएंगे ये दोनों स्टॉक। अनाउंसमेंट हुई, अब दोनों स्टॉक्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। लेकिन दिक्कत ये कि निफ्टी अब टेक्निकली अगर आप देखें तो डे लो पर आ गया है। कहाँ हम कुछ देर पहले उसको ब्रेक कर रहे थे 24,950 को, लेकिन अब हम डे लो की ट्रेजेक्टरी में, ऑल थैंक्स टू बैंक निफ्टी। वीरू जी, निफ्टी बैंक का वो दबाव क्लियरली विजिबल है। शुरू में थोड़ी फाइट एचडीएफसी बैंक ने करी, लेकिन फाइनली सरेंडर करता हुआ। चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आशीष बहेती जी, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अमित सेठ जी और सोमिल मेहता फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नजरें लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सोमिल, आपका ट्रेड? फार्मा सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर में अगर स्टॉक स्पेसिफिक पिक करें तो बहुत ही बढ़िया रैलीज मिल सकती है। जाइडस लाइफ पिक किया है मैंने। जाइडस लाइफ में 978 पर एक स्टॉप लॉस रख के जो टारगेट बनता है वो 1060 पे बनता है। एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। ग्रेट सेटअप, शॉर्ट टर्म ट्रेड बहुत ही बढ़िया हो सकती है। दूसरा ट्रेड जो मैंने पिक किया है वो आईटी साइड पर पिक किया है। टीसीएस हेवी वेट में पिक किया है और इसमें 20 और 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। दैट इज अ ग्रेट साइन। टीसीएस वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि टारगेट्स ऊपर में 3250 के बन सकते हैं और स्टॉप लॉस 3080, बट स्टिल द मीडियम टर्म स्टिल फॉर आईटी रिमेन्स नेगेटिव। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बज आ सकता है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये इस समय सोमिल जी की पिक्स। अमित जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल।
अनुज जी, मेरी मेरी भी पहली पिक फार्मा से रहेगी, दैट विल बी सिप्ला। सिप्ला का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 2 दिन पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी। पिछले 2 दिनों से उसके हाईस के आसपास सिप्ला कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक वीकली रेजिस्टेंस भी 1570 में सिप्ला ने क्रॉस किया है, तो इसे बाय करें। 1580 1580 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 1640 के। सेकंड प्रेफर्ड पिक, क्योंकि फ्लेवर ऑफ द डे है, आईटी ही रहेगा। आईटी में इन्फोसिस का स्ट्रक्चर एक रिवर्सल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक छोटा सा हायर लो जरूर स्टॉक ने बनाया, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 50 डेमा। तो इन्फोसिस में एक पुल बैक ट्रेड बनता है। 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 1570 के। ओके, अमित से जी के आपके स्क्रीन पे आशीष बैठी जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी, वीरेंद्र जी, पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रही है। हम देख रहे हैं कि एग्रो केमिकल में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है पीआई इंडस्ट्रीज में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3850 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 4000 और 4050 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे भी, वो परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में हमें लग रहा है कि ज्यादा एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है और ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5390 5390 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5600 और 5700 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए ये हो गया आशीष जी के पिक्स। मानस जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो पहले तो आईजीएल अनुज जी पिक करेंगे, क्योंकि आईजीएल ने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है। तो आईजीएल में 206 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 218 218 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो जो दूसरे स्टॉक है वो यूपीएल का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले स्विंग हाई को स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यूपीएल में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 719 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 765 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। चलिए, ये हो गई ट्रेडिंग पिक्स। अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए, मार्केट पर थोड़ा लॉन्ग टर्म की चर्चा करने के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं, जो कि कैपिटल मार्केट में करीब करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति होगी। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। दिनशो जी, शुरुआत करूँगा एक ऐसे स्टॉक के साथ जहाँ पर आप लोगों ने कन्विक्शन दिखाई तब जब हर कोई उस स्टॉक को बेचने की बात कर रहा था, पेटीएम की। आई थिंक चैनल पर समीर जी आए थे, कई बार बात हुई, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, और आपने वहाँ पर बाइंग की और आपने उल्टा पोजीशन में ऐड किया, और वहाँ से शानदार मूव इस स्टॉक में। आपकी कन्विक्शन सही बैठी। अब क्या अभी भी आप इसे होल्ड कर रहे हैं, और क्या व्यू होगा इस पर? अनुज जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, पेटीएम में बिल्कुल कन्विक्शन तो हमारा पहले से डटा हुआ था। ऑब्वियसली हमने आईपीओ के टाइम नहीं लिया था, वी वेटेड फॉर द करेक्शन, बिकॉज हमें भी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा हो गया था आईपीओ का वैल्यूएशन। तो जब करेक्ट हुआ तब हमने लिया वो स्टॉक। उसके बाद भी हमने करेक्शन देखा, क्योंकि थोड़ा रेगुलेटरी एक्शन हुआ था। लेकिन जो हमारा जो कन्विक्शन लेवल था वो काफ़ी हाई था, और हमें लग रहा था कि ये थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमने ऐड करना चालू कर दिया था उस स्टॉक में, इवन आफ्टर द रेगुलेटरी एक्शन, बिकॉज वी न्यू के ये थोड़ा बीच में थोड़ा रहेगा। लेकिन उसके बाद आपने देख ही लिया कि बहुत ही बढ़िया वो स्टॉक ने किया। कन्विक्शन इस हिसाब से आता है अनुज जी कि इसके पहले तो बहुत मूविंग पार्ट्स है। मतलब एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनटेक कंपनी नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म कंपनी, और इस प्लेटफॉर्म पे काफी चीजें ऑफर की हैं इन्होंने। और दूसरा जो उस समय जो कन्विक्शन आया था कि ये था कि जब रेगुलेटरी एक्शन हुआ था तो उनके पास कुछ कैश था, आई मीन 8000 करोड़ के आसपास कुछ था, और उसके बावजूद भी वो कैश जो उनका पूल था वो बढ़ ही रहा था, कम नहीं हुआ था। तो ये एक्चुअली जो हमें लगा कि ये आराम से सरवाइव कर लेंगे ये सब। और उसके बाद भी जैसे ही आरबीआई थोड़ा बेनाइन हो गया उनकी तरफ, मतलब थोड़ा सहानुभूति से देखने लगे, तो हमें लगा कि अभी सब खराब जो पुराने जो थे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो रहे हैं उनके। एंड आरबीआई ऑल्सो बिलीव्स के, रेगुलेटर ऑल्सो बिलीव्स के ये थोड़े एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसको ऑनलाइन वगैरह के लिए, मतलब पेमेंट्स वगैरह के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमें लगा कि ये अभी ठीक हो गया। और दूसरा अनुज जी ऐसा है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों का इन अ ग्रोइंग मार्केट लाइक इंडिया, जो हमने देखा है दूसरे एमर्जिंग मार्केट्स में, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने बोला, मूविंग पार्ट्स बहुत है इनके पास, इसलिए इनको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल में इनका कोई
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपने देख ही लिया कि प्रॉफिट भी, जब ईसॉप पूल हटा दे तो प्रॉफिट भी इनके काफी अच्छे बनते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे कन्विक्शन रहा है और हम इसको कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली भी हमने ऐड ही किया है इनको कंपनी के। इनफैक्ट हमारा शायद ऐसे ही फ्लेक्सी कैप जो फंड है, हमारा फ्लैगशिप फंड, हम अकेले होंगे जो नंबर 4 रैंकिंग उनकी जो है, मतलब ये स्टॉक नंबर 4 लिस्ट में आता है, जो शायद ही किसी के टॉप 10 में आता होगा। इतनी कन्विक्शन है हमें यहाँ पे। ये अगर मेरी मेमोरी सही है तो जो एक दो रिटेल स्टॉक्स भी आपने लिए थे पिछले 6-8 महीने में। आई थिंक विशाल मेगा मार्ट लिया था शायद आपने, वो जो उस दिन ब्लॉक डील हुई थी उस दिन। हाँ जी। वहाँ पे भी बहुत शानदार मोमेंटम रहा। इन स्टॉक्स ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई पिछले 3-4 महीने में। यहाँ पर अभी भी आउट परफॉर्मेंस आपको लगता है कंटिन्यू करेगी? जी बिल्कुल, बिकॉज इनका भी मॉडल मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन ही, ऑफलाइन वाले हैं। और दूसरा आप देखिए कि जो बेसिकली रूरल फेसिंग मॉडल है इनका, इट इज द डी मार्ट फॉर रूरल एरियाज इफ यू विल, मतलब आप जो वैसे सोचे तो। और रूरल में ग्रोथ बहुत है। और दूसरा ये जो आपने देखा है, इनका ग्रोथ में इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। अर्बन में काफी ग्रोथ में मार पड़ी, लेकिन विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनी ग्रोथ दिखाती रही। रिजल्ट भी काफी अच्छे थे। और यहाँ पे भी हमारा काफी पहले हमने लिया था स्टेक इसमें, मतलब ये कंपनी में। एंड वी कंटिन्यू टू बी कन्विंस्ड ऑन दिस। और हमें लग रहा है कि रूरल स्टोरीज फ्रॉम हियर ऑन शुड डू वेल। इसीलिए हमारे पास एफएमसीजी में भी एक ही कंपनी है जो मोस्टली रूरल फेसिंग एफएमसीजी है, मेरिको, जो डिस्क्लोज्ड है हमारे लिस्ट में। सो दैट्स व्हाई आई कैन टेक दैट नेम। तो इसलिए हमें कन्विक्शन ज्यादा रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनुज जी, इवन ये तो ब्रिक एंड मोटर रिटेल हो गया। हमें जो ऑनलाइन कंपनीज पसंद है वो भी आपको पता ही है। सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज जो है, जो दो लिस्टेड है, वो दोनों हमें पसंद है। और वी कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू दोस। दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी तक तो बहुत सुखद बातचीत हुई, पेटीएम पे बातचीत करके मज़ा भी आया, है ना। स्टॉक अच्छा मूव देता हुआ, लेकिन कुछ दिक्कत के सबब भी हैं जो टाइम के साथ जो 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 ये इंक्रीज टैरिफ को लेकर प्रोन सेक्टर्स हैं जो उनके लिए उससे प्रभावित होंगे। इसमें आपके पास क्या है? मेरे ख्याल से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स था आपके पास, है ना, अभी भी है। इस पे कोई कॉल नहीं है क्या आप लोगों ने? जी एक्चुअली बीरू जी, हमें कन्विक्शन काफी था। हमें लग रहा था कि इंडिया एक फेवरेबल नेशन स्टेटस में आ सकता था यूएस के साथ। पर बात बनी नहीं शायद हमारी, और राइटली सो। हमारी तरफ से बराबर से था ऑब्जेक्शन कि आप हमारे एग्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर, या तो जीएम क्रॉप्स, वो सब नहीं ला सकते हैं। तो उसके चलते हम डटे रहे अपने उसमें। तो इसलिए आई थिंक जरा यूएस को ठीक नहीं लगा होगा, तो इसलिए एमएफएन से हटा के हमें अभी ऑलमोस्ट 50% टैरिफ, अगर जो ये 27 तारीख को इम्प्लीमेंट कर दिया, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट दैट दे डन विद कंट्रीज। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना करेंगे। और ऑब्वियसली टेक्सटाइल को बाहर नहीं रखा इस प्रीव्यू से। फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा वगैरह को बाहर रख दिया इस प्रीव्यू से उन्होंने, पर टेक्सटाइल को नहीं रखा है। तो इसलिए इम्पैक्ट आया ही होगा वहां पे। और एक्चुअली हमें, इसलिए आपने देखा होगा कि हमने स्टेक नहीं बढ़ाया। जो भी था हमारे पास हमने रखा है। हमें लग रहा है अभी भी काफी चांसेस है कि कुछ बदल सकता है इसमें। और होपफुली अगर जो बदला तो ऑब्वियसली ये सेक्टर विल बी अ बिग बेनिफिशियरी इफ इट हैपेंस, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली टेक्सटाइल में मुकाबला कोई नहीं कर सकता उसका। तो इसलिए हमने ना ही गोकुलदास में, तो हमारे पास केपीआर भी है जो हमने लिया था टेक्सटाइल के चलते। लेकिन एनीवे, बोथ आर लाइंग देयर। हमने अभी तक बेचा नहीं है, ना ही ऐड किया है। तो इसलिए वील वेट आउट एंड सी कि क्या होता है एक्चुअली बिफोर टेकिंग कॉल। अच्छा दिनशो जी, डिफेंस में जो ऑर्डर आवंटन का क्रम है, मेरे ख्याल से बीते 2 हफ्ते में 1.5 ट्रिलियन के तो ऑर्डर्स का आवंटन मैं ही सुन चुका हूँ। अब अगस्त में आप खड़े हैं कुछ देर में, और सितंबर अक्टूबर उसके बाद बजट की प्रक्रिया। इस बार क्या लग रहा है आपको, डिफेंस बजट में कोई सब्सटेंशियल हाइक, और ऐसे में डिफेंस पे आपका झुकाव कुछ बड़ा है क्या? जी एक्चुअली डिफेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है वीरू जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमें पहले से पसंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि, और हमारा फीलिंग यही था कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काफी एग्नोस्टिक होता है टू सर्विसेज। मतलब आप
बात करें एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, सबकी तो तीनों को सप्लाई करते हैं, जबकि दूसरी जो कंपनियां थी वो काफ़ी फोकस थी ऑन अ पर्टिकुलर सर्विस। तो इसलिए हमें वो उस समय पसंद नहीं थी, ना ही अभी भी हमें लगता है वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच्ड है वहाँ पे। पर बेल का यही एडवांटेज है कि एक एक्सपोर्ट मार्केट उनके लिए काफ़ी बड़ा है, और दूसरा केपेक्स रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी कम होती है इनमें, क्योंकि आप एक असेंबली लाइन ही सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पे कोई ग्रीन फील्ड जैसा, ब्राउन फील्ड ही होता है, ग्रीन फील्ड जैसा केपेक्स नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत ही कम उसमें होता है। तो इसलिए ये सब पसंद था, इसलिए हमें पसंद है। और दूसरा जो आपने बोला कि बजट में, मुझे लगता नहीं है कि कुछ चॉइस है हमारे पास। हमारे नेबर्स ऐसे हैं कि हमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना ही पड़ेगा। बहरहाल जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव हो सकता है हमारे सेक्टर के लिए, वो डिफेंस सेक्टर के लिए, वो ये है कि एक आउटसोर्सिंग प्ले हो सकते हैं हम लोग। तो इसलिए वो भी हमें लग रहा है कि आगे चल के वो होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेस्ट टू प्ले दिस पार्ट। तो इसलिए एक ही सेक्टर में हमारा एक्सपोजर है आज की तारीख में। चलिए बिल्कुल। अच्छा, होटल्स में आपने एक बहुत अच्छी रैली एंजॉय की थी, लेकिन पिछले एक साल में मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है यहाँ पर। ऐसा क्यों, और क्या अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं या बुक किया आपने? नहीं जी, हमने बिल्कुल बुक नहीं किया। हमें लग रहा है कि ये जीएसटी में भी यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा आप ये सोचिए कि जैसे ही जीएसटी बाकी आपकी जो रोज की चीजें होती है उसको सस्ता करेंगी, तो आपके पास स्पेंड करने के लिए जो पैसे हैं डिस्क्रिशनरी के लिए, वो काफी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें काफी कंफर्ट है डोमेस्टिक टूरिज्म पे, और हमें लग रहा है कि वो तो पिकअप होने ही वाला है। इनफैक्ट नॉट ओनली होटल, हमारे पास तो एविएशन जो लिस्टेड स्टॉक है, जो सबसे बड़ा एविएशन कंपनी है इंटरग्लोब, इंडिगो दैट इज, वो भी है हमारे पास। और उसी को हमने लेके यही सोचा हुआ है कि ये सब ग्रोथ काफी अच्छी होगी। और आपने देखा कि चले नहीं थे शुरुआत में, पर अभी पिकअप आ रहा है यहाँ पे, और आस्ते आस्ते कैचअप हो रहा है फॉर दैट ट्रेड विच नेवर हैपेंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज या तो प्रॉफिटेबिलिटी। इनके तो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट द वर्स्ट क्वार्टर जो हमारा ये जो शुरुआत में ये जो क्वार्टर गया जून का, जो काफी लीन क्वार्टर होता है, वहां पे भी उन्होंने ARR ग्रोथ दिखाया। तो इसलिए हमें तो काफी हद तक कंफर्ट है यहाँ पे, एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज सेक्टर्स। ओके, चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। आज के टॉप F&O गेनर्स में से एक है JSL, जिंदल स्टेनलेस, करीब 4% ऊपर है। क्यों है इस शेयर में इतनी तेज़ी, ये समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। F&O का टॉप गेनर में से एक है, आज नया 52 वीक का हाई भी बना है, और पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखें तो बड़े स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। आज भी काफ़ी 3-4% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये सितंबर सीरीज से वायदा से बाहर हो रहा है, यानी F&O में ये लास्ट टाइम है, इसके बाद ये F&O से बाहर होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो शुक्रवार को इन्होंने एंटिक की एनालिस्ट मीट में हिस्सा भी लिया था, और वहां से जो कमेंट्री निकल कर आई है शायद ये मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सबसे पहले आप देखिए जो नतीजों का हाईलाइट्स है, Q1 का काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। एबिटा बेस्ट रहा है Q1 के लिहाज से, और मुनाफे में देखें तो 646 करोड़ से बढ़कर 715 करोड़, ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन मैनेजमेंट बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकार का फोकस है, इसके चलते जो स्टील की डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है, और उम्मीद है कि यहाँ से और अपटेक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो की सेक्टर्स हैं जो फ्लैट स्टील की डिमांड में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ऑटो, तो ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। जो एलिवेटर सेगमेंट है कंपनी का खास सेगमेंट है, यहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। रेलवेज हैं और वाइट गुड्स हैं, इसमें भी देखें तो जो डिमांड है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बता रहे हैं कि इंडोनेशिया का जो प्लांट है इसमें निकल पिग आयन, इसकी सप्लाई बेहतर हो गई है, और इसके चलते एक एडेड एडवांटेज कंपनी को इंटीग्रेशन का देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए आप देखें तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60 से लेकर 65% का चल रहा है। मैनेजमेंट बता रहा है कि नेक्स्ट हाफ इसमें 80 से 85% देखने को मिल सकता है। तो बेहतर डिमांड, बेहतर कैपेसिटी और अच्छे ट्रेंड्स के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक है बजिंग। बिल्कुल, जिंदल स्टेनलेस आज का हीरो ऑफ द डे। शुक्रिया आशीष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए JM फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, ये बैंक निफ्टी की दिक्कत क्या हो गई एकदम से? जो इंडेक्स 1 महीने पहले तक सबसे मजबूत इंडेक्स था, आज की डेट में सबसे वीक इंडेक्स और सबसे ज़्यादा मार्केट को तंग कर रहा है। ऐसा क्या हुआ इसमें, और आपका क्या व्यू रहेगा?
या देखिए, बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव्स डेटा फ्राइडे को काफी नेगेटिव हुआ। इनफैक्ट पिछले एक क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल पर इनफैक्ट बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो चल रहा है, और साथ में पुट कॉल रेशियो पिछले एक क्वार्टर के लोवेस्ट लेवल पर चल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर बैंक निफ्टी में बेयर्स जो है अपर हैंड रखते हुए, और एक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है 54,905 के नीचे। स्पॉट में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखते हुए मिल सकता है, और फास्ट मूव यानी कि 500-600 पॉइंट का फास्ट मूव बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब इस मूव को प्ले आउट कैसे किया जाए, देखिए एक्सपायरी वीक है, और ऑप्शंस में हीरो जीरो ट्रेड की तरह एक बैंक निफ्टी में पुट लेकर के चल सकते हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स को 54,700 के पुट ऑप्शंस बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। इनफैक्ट एज वी स्पीक 66 रुपीज के आसपास ये प्रीमियम चल रहा है, तो 60 से 70 की रेंज में इस पुट को बाय करें। हीरो या जीरो ट्रेड है तो आप उसी हिसाब से अपना जो कैपिटल कमिट करें। अगर व्यू गलत जाता है तो जीरो हो सकता है एक्सपायरी तक, लेकिन हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो ये पुट ऑप्शन जो है आपको मल्टीपल टारगेट्स ऊपर में 2x या 3x तक के टारगेट्स कंफर्टेबली दिखा सकता है। तो हीरो जीरो के हिसाब से बैंक निफ्टी में पुट लिया जा सकता है। और ओवरऑल अगर मैं बैंकिंग कंपोनेंट्स की बात करूं तो लीडरशिप लैकिंग है। एचडीएफसी बैंक जरूर साइडवेज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लीडरशिप लैकिंग है, जिस वजह से खास करके फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो सेटअप है वो बेरिश होता हुआ दिखा। तो क्लियरली यहाँ पर बेरिश व्यू है। एक ब्रेकडाउन हमें लगता है कि अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकता है बैंकिंग इंडेक्स। अच्छा राहुल जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये आईटी के रिवर्सल को आप कैसे रीड कर रहे हैं? मतलब कुछ आप लोगों ने ऐड किया है लॉन्ग साइड पे आईटी में, या फिर आप इसे एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही छोटी अवधि का एक पुल बैक मान के चल रहे हैं? देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से हम देखें तो बाउंस बैक जरूर आईटी में एक्सपेक्टेड है, और हो भी रहा है। पिछले 2-3 सेशन से काफी अच्छा अट्रैक्शन आईटी में देखने को मिला है। हमारा ये मानना है कि एज अ ट्रेडिंग बाउंस बैक मेरे हिसाब से एक या दो दिन में फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से बाउंस बैक जो है शॉर्ट लिव्ड रहेगा, और वापस हमें एक नीचे का रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो टीसीएस के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था हमें। इनफैक्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये बाउंस बैक ने शुरुआत की थी, और आज के सेशन में भी काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। 3130 के आसपास टीसीएस ट्रेड कर रहा है, और बाउंस बैक में हमें लगता है तकरीबन 3200 तक के लेवल्स टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग बाउंस बैक हमें लगता है कि आईटी में यहाँ पर बाउंस बैक रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी आईटी का वीक ही है, और जो पेन है ओवरऑल मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, टीसीएस डे हाई पर अब इस समय अच्छा मोमेंटम इसमें, और आज सुबह जो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट थी वो यही थी। इसी वजह से हमने आज को बिग स्टॉक्स में भी लिया था। अच्छा मोमेंटम टीसीएस में इस समय। टॉप सभी गेनर्स ज़्यादातर आईटी स्पेस से ही हैं। राहुल जी, ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, बीएससी और एंजल वन, एक तरफ है ये जहाँ पर बड़ी करेक्शन हो रही है, दूसरी तरफ है एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स जो लगातार न्यू हाई बना रहे हैं। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू होगा? या देखिए, जहां तक वो जो रेगुलेटरी एक्शन का नेगेटिव था, हमें लगता है कि लॉट ऑफ जो नेगेटिव एक्टिविटी है वो प्राइस्ड इन है। जैसे काफी सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स है या एक्सचेंज वाले स्टॉक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें एक तरह से जो जो इम्पैक्ट आना था वो लास्ट वीक आ चुका है। बट स्ट्रक्चरली मैं यहाँ पर अभी तक कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि समय लगेगा, और जब खास करके ऐसा रेगुलेटरी एक्शन आता है तो हमने पास्ट में देखा है कि स्टॉक को काफी समय लग जाता है रिकवरी करने के लिए। इनफैक्ट ऑन द फ्लिप साइड, जैसे आपने कहा एचडीएफसी एएमसी, इनफैक्ट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके स्टॉक्स अभी भी काफी स्ट्रांग है, और हमें लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि यहाँ पर 10 से 15% की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। ये ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आई थिंक इनमें बना रहना चाहिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो कंटिन्यू करें। और ओवरऑल जो इनका जो सेटअप है अगेंस्ट मार्केट इन अ फॉलिंग एनवायरमेंट, यहाँ पर इन्फ्लोज देखने को मिले हमें, और ये काफी पॉजिटिव संकेत है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक द बेस्ट इज स्टे अवे फ्रॉम जो रेगुलेटरी एक्शन जहां पर जो स्टॉक्स में आ सकता है, वहां पर एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म आप स्टे अवे कर सकते हैं। एक बार क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद में आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में मुझे लगता है कि खास करके किसी तरह का रिवर्सल प्रिएम्प्ट करना चाहिए। ओके, ये रही बात एक्सचेंजेस की या फिर पूरे कैपिटल मार्केट थीम की। एक दो पॉकेट्स और जो स्ट्रॉन्ग रही हैं, जरा उसमें एक बार डायरेक्टर साहब रखिएगा। ब्लू स्टार,
ये जनाब क्या कर रहे हैं 1919 पे, नॉट एग्जैक्टली डे है बट डे लो से रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये वाइट गुड सेगमेंट में या फिर ईएमएस में आपका कोई खास स्टॉक जो आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो, राहुल जी? जी इनफैक्ट लाइक अगर हम वाइट गुड्स में देखें तो वोल्टास में एक बड़ा पाइवट देखने को मिल सकता है। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज तकरीबन 1385 के आसपास है और इसे निकालने की पूरी कोशिश है। जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद एक बड़ा कैपअप देखा था हमने स्टॉक में और पिछले 4-5 दिन से अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक के अंदर। मेरा ये मानना है कि 1400 पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और तकरीबन 1470 1500 तक के मूव्स भी वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर वोल्टास को प्रेफर किया जा सकता है। काफी लंबे समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और खास करके अब इनफैक्ट पिछले 4 से 5 महीने में एक अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक में 1250 1300 की रेंज में। तो मुझे लगता है कि वोल्टास में ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो एक कंफर्मेशन है इस ट्रेड का, आई थिंक एक बार डिसाइसिवली क्लोज होने दीजिए 200 दिन के ईएमए के ऊपर, उसके बाद आई थिंक यहाँ पर आप एक ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो खत्म करें उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। सीएनबीसी आवाज़ की एजुकेशनल पहल एफएनओ गुरुकुल फिर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, सीज़न 3 13 और 14 सितंबर को, यानी कि 2 दिन का ये एक्सक्लूसिव वेबिनार होने वाला है, जहाँ पर आपको दिग्गज एक्सपर्ट एफएनओ ट्रेडिंग के गुरु सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर भी हमारा फोकस रहेगा और हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले ट्रेडर्स की श्रेणी में लाया जाए। इस QR कोड को आप स्कैन करिए या इस लिंक पर आप क्लिक करिए। ब्यूरो में रहेंगे, हमारे साथ एक दिग्गज पैनल जुड़ने वाला है और पहले ही बता देता हूँ, अप फ्रंट क्लियर कर देता हूँ इससे पहले कोई कुछ कहे, हम वीकली ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा हम बाकी इसमें बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। बिरो जी हाँ, याद रखिएगा वीकली ऑप्शन ये इसी दौर की कहानी है, लेकिन सही में डेरिवेटिव्स इंडिया में बहुत पहले लॉन्च हुए थे। डेरिवेटिव्स का प्रारूप क्या है, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग में इसको जोड़ सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और जो स्पेकुलेशन थोड़ी करनी भी है उसका तरीका क्या है। और मोस्ट स्पेशली इस गुरुकुल के फर्स्ट आई थिंक से मतलब सेशन में हम लिक्विडिटी पैटर्न, एफआईएस की पोजीशनिंग, वो कैसे बाजार को ट्रीट कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ बाजार की दिशा पर, सब कुछ पढ़ेंगे। तो जुड़ जाइए एफएनओ गुरुकुल के साथ, मेरे अनुज के साथ। 13-14 सितंबर को ये पूरा पैनल हेमंत जी, चंदन जी और आशीष जी होंगे आपके साथ। तो 13 और 14 सितंबर के लिए इस वेबिनार से जुड़िए। QR कोड आपकी स्क्रीन पे स्कैन करिए। अनुज बिल्कुल, चलिए शो को यहीं समेटेंगे और उसके बाद आपके लिए श्रेय और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।